आदाब। मैं रिंकी त्यागी हाजिर हूँ दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज़ पर ख़ास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारी इस खास पेशकश में आज बात यूक्रेन क्राइसिस की। जी हाँ, एरिया के हिसाब से यूक्रेन रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है। आबादी के लिहाज से देखें तो तकरीबन 4.25 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में 18% आबादी रूसी है। लेकिन इकोनॉमिक लिहाज से यूक्रेन की पोजीशन वैसी नहीं है जैसी यूरोप के दूसरे मुल्कों की है। फिर भी आज दुनिया के मंजरनामे पर हर तरफ यूक्रेन क्राइसिस का शोर जोरों पर है। तो क्या है यूक्रेन क्राइसिस की हकीकत और इससे हमारे क्या सरोकार होने चाहिए? इसी को समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है अपने 3 खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट अशोक सज्जनहार जी। वेलकम टू द स्टूडियो सर। थैंक यू। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के यूरोपियन स्टडीज से डॉक्टर शीतल शर्मा, वेलकम मैम। और जेएनयू के ही सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज से डॉक्टर राजन, वेलकम है सर स्टूडियो में। तो इस खास पेशकश की शुरुआत में करूंगी एम्बेसडर साहब से। पहला सवाल यही है कि जिस तरह से अभी जो चैलेंजिंग सिनेरियो बना हुआ है वर्ल्ड के लिए और सारी जो दुनिया है वो कोशिश कर रही है कि जो पेंडेमिक की तीसरी लहर है इससे उबरने के रास्ते हम निकाल लें, ऐसे में जो यूक्रेन क्राइसिस है वो इतना जोरों पर क्यों है? आपकी पहली रिएक्शन इस पर। देखिए, मेरा पहला रिएक्शन इसमें ये होगा, जो यूक्रेन क्राइसिस जो पिछले 3-4 महीने से हमारे साथ है, पूरी दुनिया के साथ है, ये एक ऐसी जिसे मैं कहूँ लग्जरी है जो कि कोई दोनों देश जो कि इसमें आमने सामने खड़े हैं, रूस एक तरफ खड़ा है, अमेरिका दूसरी तरफ खड़ा है, ना इन दोनों देशों को इसकी ज़रूरत है, ना पूरी दुनिया में किसी भी देश को इसकी ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरफ ये जा रहा है, ये बढ़ रहा है, तो वो बहुत ही विध्वंसकारी हो सकता है, न केवल इन दोनों देशों के लिए परंतु पूरी दुनिया के लिए। तो इसकी शुरुआत अभी हुई क्योंकि वहाँ पर अमेरिका और वेस्ट यूरोप और नेटो इन देशों ने कहा, जो यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस ने करीब 1,100,000 ट्रूप्स को अपने अमास कर लिया है, और जो सारे सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री हार्डवेयर है, मिलिट्री आर्मामेंट्स हैं, चाहे टैंक्स हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं वगैरह, वहाँ पर आकर और वो अपनी मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है। और इसका कारण रूस से जब पूछा गया तो रूस ने कहा, मुझको मेरी सिक्योरिटी थ्रेट पर है, इसके ऊपर बहुत अंकुश लग रहा है, क्योंकि यूक्रेन की बातचीत हो रही है, वो नेटो का मेंबर बन जाएगा, नेटो का सदस्य बन जाएगा, और अगर नेटो का सदस्य बन जाएगा तो ये सब जो नेटो मेंबर्स हैं वहाँ पर उसकी जो सिक्योरिटी है वो उनका ज़िम्मा हो जाएगी, नेटो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने कुछ अपनी सिक्योरिटी गारंटीज़ चाही हैं नेटो से, वेस्टर्न कंट्री से, अमेरिका से पर्टिकुलरली, और उसमें उन्होंने कहा है जो आप हमको ये लिखित रूप में दीजिएगा, जो यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, ये 3 जो देश हैं, ये नेटो के सदस्य कभी नहीं बन पाएंगे, नेटो इनको कभी सदस्यता नहीं देगा। दूसरा, वहाँ पर जो ईस्ट यूरोप में इतने ज़्यादा आपने वो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह, मिसाइल्स वहाँ पर आपने तैनात की हुई हैं, उसको आप वहाँ से हटा लीजिएगा, और जो आपने यहाँ पर बिल्कुल रूस के बॉर्डर पर, सरहद पर आपने जो इतने ज़्यादा वहाँ पर वेपनरी लगाई हुई है, उसको आप पीछे कर लीजिएगा। तो ये सिक्योरिटी गारंटीज़ रूस चाहता है, उसका उन्होंने लिखित में उसका जवाब मांगा, अमेरिका ने उसका जवाब दिया है, और उन्होंने कहा है जो बहुत सी ऐसी इसमें मांगे हैं जिसको वो पूरी तरीके से वो नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो जो यूक्रेन की है या और देशों की, उनकी अपनी उनके ऊपर होना चाहिए, जो वो किसी भी गुट का सदस्य बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं, कोई दूसरी तरफ से उनके ऊपर दबाव डालकर ये नहीं कह सकता है। तो हालात यहाँ पर ऐसे हो गए हैं, और दोनों तरफ से एक दूसरे के विरुद्ध वो खड़े हुए हैं। अमेरिका भी वहाँ पर यूक्रेन को और ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है, हमने देखा है, जो यूके भी वहाँ पर सप्लाई कर रहा है, परंतु इसमें यूरोप का थोड़ा सा नज़रिया अलग है, क्योंकि यूरोप और रूस के जो संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं,
बहुत कुछ देशों के जो महत्वपूर्ण देश हैं, जर्मनी जैसे है, करीब 53% उसकी जो गैस आती है वो रूस से आती है। तो इसीलिए ये दोनों देशों, दोनों इन गुटों में ऐसी मुठभेड़ बनी हुई है। राइट सर। डॉक्टर शीतल, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि जो यूक्रेन क्राइसिस है उससे किस जो पैदा हो रही है जियो पॉलिटिक्स, वो उसे आप किस तरह से देखती हैं? आपकी पहली रिएक्शन इस पर क्या होगी? रिंकी, जो मौजूदा हालात हैं जो हम यूक्रेन को देख रहे हैं, ये हालांकि हम सोच रहे हैं कि पिछले 4 महीनों से या 2014 से क्रीमिया क्राइसिस के टाइम से शुरू हुए हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो है पिछले शतक के शीत युद्ध को, कोल्ड वॉर एरा को एक तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। अब इसमें 3 एंटिटीज़ बहुत क्लियरली शामिल हैं। एक तो है यूएस और एक रशिया, जो गुटबाजी पिछले कोल्ड वॉर के दौरान हमने देखा था, दोनों पावर ब्लॉक्स थे। और उसके साथ कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यूरोप, पर्टिकुलरली हम इसको तीसरी एंटिटी है। अब इस त्रिकोण के 3 कोण जो बनते हैं उसमें यूरोप का एक बड़ा ही टिपिकल सा एग्जिस्टेंस है। वो कैसे है कि हालांकि जब कोल्ड वॉर में 2 पावर ब्लॉक्स थे, तब भी यूरोप जो था वो रशिया के बिल्कुल सटीक कंटेजियस है, मतलब चलते में आपका लैंडमास है। तो इसमें यूरोप जो था वो 2 भागों में डिवाइडेड था, ईस्ट और वेस्ट में। बट आप देखिए, जब कोल्ड वॉर को समाप्ति हुई, व्हेन इट केम टू एन एंड, जिस तरीके का विघटन यूएसएसआर का हुआ, ऐसा इतिहास में कहीं पे भी हमने नहीं देखा है कि एक बड़ा संयुक्त जो था ब्लॉक, वो 15 कंट्रीज में इंक्लूडिंग रशिया एक विघटन हो गया। अब उसके बाद क्या आया कि जो वॉर्सो पैक्ट के अंदर, ये 1954 से जो सारी की सारी वॉर्सो पैक्ट की कंट्रीज थी, रशिया के इन्फ्लुएंस में थी, ये सारी की सारी अपनी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो गई। अब जब इंडिपेंडेंट हुई तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो दे कंटिन्यू टू रिमेन अंडर रशिया और रशिया से साझेदारी रखे, या जो है वो यूरोप की तरफ रुख करे। और प्राइमरीली उस टाइम यही था कि भाई वेस्टर्न की तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ, लिबरल सिस्टम्स की तरफ उनका रुख था। तो उसमें भी जो वेस्ट ईस्टर्न ब्लॉक था यूरोप का, वो भी 2 भागों में मैं कहूँगी कि बटा हुआ था, कि जो इधर वेस्ट की तरफ कंट्रीज थी इमीडिएटली, जैसे आपका पोलैंड है, रोमानिया, हंगेरी, बुल्गारिया है, ये सारी कंट्रीज एकदम से वेस्टर्न फोल्ड में बड़े इजीली चली गई। हाँ, उस टाइम ये ज़रूर था कि एक ऐसी साझेदारी थी कि नाटो जो है यहाँ तक नहीं आएगा, बट धीरे धीरे नाटो का एक्सपेंशन यहाँ होता चला गया। वॉर्सो पैक्ट खत्म हो गया, बट नाटो कंटिन्यूड। और नाटो ने जो है अपने काफ़ी तरीके के प्रारूप बदले हैं। कहीं फंडिंग के ऊपर होता है, पिछले यूएस प्रेसिडेंट जो थे ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में उसको थोड़ा दरकिनार करने की कोशिश की गई, बाइडेन ने आके उसको दोबारा से मजबूती प्रदान करने की कोशिश की है। तो नाटो का कोल्ड वॉर के बाद बजाय ये कहने के कई बार कि नाटो की रेलेवेंस खत्म हो चुकी है, नहीं है या दोबारा से आएगी, वॉर्सो पैक्ट बिल्कुल खत्म हो गया था, वो नेस्तनाबूत हो गया था। अब बात ये बनती है कि पिछले 2 दशकों के बाद, जब से शॉक थेरेपी के बाद रशिया और बाकी कंट्रीज उभर कर आई और अपने को असर्ट करने लगी, अपनी एक स्थिति, अपनी एक पोजीशन खोजने लगी ग्लोबल मैप पे, तो वहाँ पे बहुत सी डोमेस्टिक इश्यूज एज वेल एज इंटरनेशनल इश्यूज जो हैं वो इस तरीके की घटनाओं को जो है फ्लेयर अप करते हैं। और फ्लेयरिंग अप में क्या होता है कि छोटा सा एक रीजनल मैटर जो है वो ग्लोबल इशू या ग्लोबल कंसर्न बन जाता है। और यहाँ तो ये स्थिति पहुँच गई है कि कहीं नाटो और रशिया आपस में उलझ जाते हैं तो तीसरे विश्व युद्ध की बिल्कुल आराम से बच सकती है। तो स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, उसमें 3 एंटिटीज़, तीनों कोने इन्वॉल्व हैं, और किस हद तक इन्वॉल्व हैं वो उनकी अपनी आंतरिक स्ट्रक्चरिंग और इंटरनेशनल रिलेशनशिप को भी दर्शाता है। ठीक है, शीतल मैम के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है वो काफ़ी क्रूशियल है इस टाइम पर। डॉक्टर राजन जी, आप सेंटर फॉर एशियन एंड रशियन एंड एशियन स्टडीज़ में पढ़ाते हैं, तो आपका इस पर नज़रिया क्या है वो भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैं इसको देखता हूँ कि यहाँ पे रेटरिक ज़्यादा और सब्सटेंस कम है। रेटरिक मतलब अमेरिका साइड से भी और रूस के साइड से भी। अमेरिका बोल रहा है कि वहाँ पे रशियन इन्वेजन होने वाला है। देखिए, रशिया को इन्वेड अगर करना होता तो रशिया के पास काफ़ी मौके थे। 2014 से लेके जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका इन्वॉल्व था उस समय भी मौके थे, लेकिन उसमें वो नहीं करता है। और अगर अभी रशिया करता है, अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए मान लें कि रशिया का अटैक करने का प्लान है, तो रशिया अगर अटैक करता है तो रशिया के क्या फ़ायदे होंगे? रशिया का सारे कंट्रीज जो हैं सैंक्शन उस पर लगाएंगे, सारे वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शन लगाएंगे, इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है उसके अगेंस्ट हो जाएगी। जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोला जाता है, वो सारे के सारे देश उसके विरोध में हो जाएंगे।
और रशिया को फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि और रशिया नाटो के करीब चला जाएगा। तो अमेरिका जिस बात को बोलने की कोशिश कर रहा है कि रशिया इन्वेजन की तैयारी कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। रशिया, लेकिन अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? अमेरिका आखिर इस जो रेटरिक है उसको इतना इस बढ़ा चढ़ा के एक तरह से मास हिस्टीरिया जो वेस्ट में एक लोगों इमेजिन करने लगे। आप ज़्यादातर अगर रिपोर्ट्स देखेंगे, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट, BBC ऑल्सो, तो उन सारे में बोलता है कि रशिया इन्वेजन का प्लान कर रहा है। लेकिन वो रेटरिक का क्या कारण है? हमको अमेरिकन मोटिव समझना पड़ेगा कि आखिर अमेरिका ऐसा बोलने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो देखिए, अमेरिका को लगने लगा था कि यूरोप के जो देश हैं वो अभी उनसे धीरे धीरे ट्रम्प की पॉलिसी के कारण और बाद में भी धीरे धीरे अलग होते जा रहे थे, क्योंकि उनका भरोसा अमेरिकन सिक्योरिटी जो एक अम्ब्रेला था, नाटो जो था, उस पर कम होता जाता, क्योंकि ट्रम्प पैसा मांग रहे थे, ज़्यादा कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वैसी स्थिति में अगर नाटो को अगर फिर से एक तरह से री एनर्जाइज करने की अगर ज़रूरत हो, या उसको एक तरह से नया लेजिटिमेसी जिसको देने की ज़रूरत हो, तो उस लेजिटिमेसी को देने के लिए उनको उस एरिया में, यानी कि नाटो से जो बॉर्डरिंग एरिया है वहाँ पे, उनको एक तरह से एक प्रोजेक्ट करना था कि रशिया फिर से इन्वेड कर सकता है, ताकि ये कंट्री, चाहे जर्मनी की बात हो या फ्रांस की बात हो, टर्की आप जानते हैं कि नाटो से पहले ही अलग हो, मैं एक तरह से वो अलग नहीं हुआ है, लेकिन अलग पॉलिसी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इटली है, ग्रीस है, हंगरी है, ये सारे देशों की बात करें तो वहाँ पे डिप्लोमेसी वो एक तरह से बैलेंस्ड सिक्योरिटी जिसमें कि रशिया का भी हिस्सेदारी हो, उसकी बात करने लगे थे, और इससे अमेरिका घबराने लगा था। और अमेरिका को लग रहा था कि अगर इस ढंग की पॉलिसी वहाँ पे चलती है तो नाटो वीक हो जाएगा। तो जानबूझ के एक तरह से मास हिस्टीरिया क्रिएट किया गया वहाँ पे। और आखिर मैं रशिया का भी बोलूँगा, आखिर रशिया, सवाल ये उठता है कि फिर रशिया क्यों बिल्डअप कर रहा है वहाँ पे आर्मी। तो आप अगर पिछले इवेंट्स को देखेंगे तो अभी मीटिंग होने वाली थी, जिसमें कि ब्रसल्स में नाटो की मीटिंग थी, यूरोपियन यूनियन की मीटिंग थी, रशियन OSCE की मीटिंग थी। तो इन सारे मीटिंग्स में रशिया का भी वहाँ पे शामिल होना था। तो ये कंट्रीज़ क्या करते हैं, खासकर चीन और रशिया की बात करूँ तो ये कंट्री क्या करते हैं, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने के लिए कि उनको लग रहा था कि कहीं अगर कोई भी इस ढंग का एग्रीमेंट हो, ये मान के चलें कि यूक्रेन को नाटो अपना मेंबर नहीं बना रहा है पिछले 5-7 साल में, मैं ये बता सकता हूँ, नहीं, उसके कई कारण हैं, उस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं बना रहा था तो उनको एक तरह से रशिया को एक लगता था कि कोई एग्रीमेंट हो सकता है कि नाटो उसको मिलिट्री सप्लाई, जो आर्म्स एंड वेपन्स ये सप्लाई कर सकते हैं। तो उस एग्रीमेंट को रोकने के लिए रशिया चाहता है कि यूक्रेन में ना तो यूक्रेन नाटो का मेंबर बने और ना ही नाटो किसी दूसरे इनडायरेक्ट तरीके से यूक्रेन में हस्तक्षेप करे। और उनकी जो पॉलिसी थी, अमेरिका की पॉलिसी जो रेजिम चेंज की भी पॉलिसी है, जिसको कि कलर रिवोल्यूशन के भी नाम से जाना जाता है, तो उसको भी उससे रशिया को भी डर लगता है, क्योंकि अगर वहाँ पे उस ढंग का चेंज होता है तो उसका सीधा प्रभाव रूस पे पड़ेगा। तो रशिया वहाँ पे किसी भी हाल में जो मेन एग्रीमेंट चाहता था कि नाटो कमिट करे, हालांकि वो लिखित मांग कर रहा था, लेकिन इस पे भी रशिया मान जाता अगर लिखित नहीं भी होता, अगर नाटो कमिट करे कि यूक्रेन को, जॉर्जिया को और जो मोल्दोवा इत्यादि जो छोटे छोटे देश हैं वहाँ पे, उनको नाटो में शामिल नहीं करेगा, ये कमिटमेंट चाहता था। और इसी कारण से रशिया वहाँ पे मिलिट्री बिल्डअप कर रहा था। और वही अभी रिटोरिक उनको एक तरह से जो वेस्टर्न इमेजिनेशन है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि वो वहाँ पे अटैक करने वाला है। अटैक नहीं, एक तरह से प्रेशर टेक्निक है। ओके, कहीं ना कहीं अमेरिका की घबराहट आपके हिसाब से ये है। एम्बेसडर साहब, आपसे अब हम जानना चाहेंगे कि इस पूरे क्राइसिस में 3 मेजर प्लेयर्स हैं, रशिया, चीन और आपका US। ऐसे में अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का जो रिलेशन है वो रशिया से तो बहुत गहरे हैं, और आजकल जिस तरह से हम जानते हैं US के साथ भी हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अच्छे हो गए हैं। तो इस पूरे इसको कैसे समझा जाए, भारत के परसेप्शन में हम इस क्राइसिस को कैसे देखें? देखिए, मैं समझता हूँ, आपने कहा जो ये 3 यहाँ पर एक्टर्स हैं, तो उसमें आपने चीन का नाम भी लिया है। तो मेरे विचार से चीन इतना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, चाइना ऑन द साइड, ऑन द फ्रिंजेस वो रहेगा वहाँ पर, और वो प्रयास करेगा जो भी इसका फ़ायदा उसको मिल सकता है। देखिए, फ़ायदा उसको वैसे भी मिल रहा है, क्योंकि अगर जैसे कहा जाता है, जो अमेरिका वहाँ से अफ़गानिस्तान से क्यों इतनी जल्दी में निकला, क्योंकि वो चाहता है जो उसके अब लिमिटेड इन्फ्लुएंस है या पावर है या जो कुछ भी उसके पास है, वो उसको फोकस करना चाहता है इंडो पैसिफिक पर।
वो उसको फोकस करना चाहता है क्वाड को डेवलप करने के लिए। वो उसको चाहता है जो चीन के साथ कैसे उसको मेजर एडवर्सरी वो बनकर अब उभरा है, तो चीन के विरुद्ध कैसे काम किया जाए। परंतु वो वहाँ से फिर निकलकर यहाँ पर आ गया है, यूरोप में आ गया है, और इसीलिए चीन के ऊपर से उसका जो फोकस है, अटेंशन है, थोड़ा कम हो गया है। तो इसीलिए चीन वहाँ पर साइडलाइंस पर रहकर इसका फ़ायदा तो उठा रहा है, क्योंकि अगर उसका अटेंशन स्पैन अमेरिका का यहाँ से इंडो पैसिफिक से हटकर फिर से यूरोप में आ जाता है, तो मतलब चीन के ऊपर जो इतना प्रेशर या दबाव वगैरह है वो इतना नहीं बनेगा। जो कुछ वो चाहता है साउथ चाइना सी में करना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है ताइवान के विरुद्ध करना चाहता है, भारत के विरुद्ध करना चाहता है, तो उसमें उसे पूरी खुली छूट है और कोई उसको देखने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं कहूँगा जो चाइना इज अ sort of a bystander, but it is taking advantage, taking full advantage. दूसरा है रूस और अमेरिका तो है यकीनन, और देखिए हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की, परंतु यूक्रेन के इंटरेस्ट की अभी जो बात हुई है उसके ऊपर हमने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है, क्योंकि असली जो सुरक्षा है और वो यूक्रेन की है। और दूसरी बात है जो कि सभी देश, अमेरिका ने भी कहा है, नेटो ने भी कहा है, जो ये किसी भी देश से ये उसकी सॉवरेन डिसीजन मेकिंग आप नहीं ले सकते हैं जो हम इसको वो नहीं बनाएंगे, नेटो का मेंबर नहीं बनाएंगे। तो आई थिंक यूक्रेन का भी जो इसमें मत है, जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसका डिसीजन है इसके बारे में, उसके बारे में भी सोचना बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए, जहाँ तक आपने प्रश्न किया है रिंकी, जो भारत का इसमें क्या रोल होना चाहिए, भारत इसके ऊपर कैसे देखना चाहिए, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो भारत और अमेरिका के बहुत ही अच्छे संबंध हैं, बहुत ही गूढ़ संबंध हैं, बहुत ही गहरे संबंध हैं, और जब अगर हम चीन के साथ हम बॉर्डर्स पर इतना ज़्यादा वहाँ से अग्रेशन हम देख रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं, तो उसमें अमेरिका हमारी बहुत बड़ी सहायता कर सकता है, कर रहा है। आपने देखा होगा जो चीन को क्रिटिसाइज करने वाला माइक पोम्पियो, जो पिछले उसमें सरकार में, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने चीन के विरुद्ध कहा था, बोला था, और चाहे हमारे साथ जो कुछ और शेयर करना हो, इंटेलिजेंस शेयर करना हो वगैरह, तो हमारा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि पिछले 20 साल से बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए उसके साथ हमको संबंधों को अच्छा बनाकर रखना है। हमको कैपिटल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए, हम मेक इन इंडिया वगैरह उसमें कर रहे हैं जो कुछ, तो डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। करीब हमारे 60 ग्रुप्स हैं ऐसे जिसके ऊपर हम उनके साथ बातचीत करते हैं, अपने कोऑपरेशन कोलैबोरेशन को आगे ले जा रहे हैं। दूसरा है रूस के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। वो अब पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, फिर 2010 में स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ, और उसका हम देख रहे हैं जो अभी ऑन द ग्राउंड भी उसका कितना प्रभाव है, कितना असर है। जो कुछ घंटे की मुलाकात के लिए राष्ट्रपति पुतिन वहाँ से मॉस्को से स्पेशली आते हैं ये इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए, और ये उनकी केवल जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है 2 साल में, उनकी ये केवल दूसरी यात्रा थी रूस के बाहर किसी भी देश से मुलाकात करने के लिए। पहली थी जब जून 2021 में वो गए थे जेनीवा में प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ मुलाकात करने के लिए, और दूसरे भारत आए थे। तो ये टेस्टमेंट है जो वो भी कितना महत्व देते हैं। और फिर अगर हम देखें, अभी हमने S-400 वहाँ से इंपोर्ट किया है, करीब 58-60% हमारा जो टोटल इंपोर्ट होता है मिलिट्री हार्डवेयर का, वो वहाँ से रूस से आता है। अभी हमने 2+2 भी उनके साथ शुरुआत की है जब एनुअल समिट हुआ। उसके साथ साथ हमारी जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो हमने 10 साल तक एक्सटेंड की है। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो केवल रूस के साथ वो है, और किसी देश के साथ हमारे ऐसे संबंध नहीं हैं। तो मैं कहने का मेरा तात्पर्य ये है, जो अगर अमेरिका के साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, तो रूस के साथ भी हमारे संबंध बहुत ही घनिष्ठ हैं, और हमने अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसका भी हमने पूरी तरीके से
हमने उसको इम्प्लीमेंट करके बताया है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जब भारत के ऊपर ये हुआ, जो वो काटसा का काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, उन्होंने वो लगाने का धमकी दी, तो भारत ने कहा नहीं, ये हमारे अपने निजी हितों का, सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात है, और हम S-400 को लेंगे वहाँ से, और अब वो आने भी शुरू हो गए हैं पिछले 2 महीने से भारत में। तो इसीलिए हम ये नहीं चाहते जो रूस के साथ हमारे संबंध किसी प्रकार से कम हो, तो इसीलिए हमें तो बिल्कुल ही एक, जिसे कहा जाता है मिडल ऑफ द रोड, टाइट रोप वॉकिंग करने की आवश्यकता है। वही हम कर रहे हैं। पहले भी हमने ऐसा ही किया है, जो जब क्राइमिया की बात हुई थी तो तब भी हमने रिकॉग्नाइज किए थे रूस के लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अभी भी जो हमारे एम्बेसडर टी.एस. तिरुमूर्ति ने, उनकी जो स्टेटमेंट आई है UN सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें हमने यही कहा है दैट वी नीड टू रिकॉग्नाइज द सिक्योरिटी, लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज, जिसका मतलब है यूक्रेन के सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी और रूस के सिक्योरिटी, दोनों को हम मानते हैं। और इसके जो प्रोसीजरल वोट थी, परंतु उसमें हमने एब्सटेन किया है, और मेरे विचार से हमने अपने संबंधों को दोनों देशों के साथ, अमेरिका के साथ और रूस के साथ, हमने दोनों को बैलेंस करने का प्रयास किया है, और मेरे विचार से अच्छी तरीके से उसमें हम सफल भी रहे हैं अब तक। ठीक है, अभी एम्बेसडर साहब ने यूक्रेन के इंटरेस्ट की बात की है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो यूरोपियन इसमें वो है नज़रिया है, वो क्या है, क्या कंसर्न्स है यूरोप के इसमें? रिंकी, देखो, रियलिज्म में हम बात करते हैं 3 S की, सर्वाइवल, सिक्योरिटी और सेल्फ हेल्प। सिक्योरिटी जो है वो अहम है इन तीनों S में से, और सबके लिए। अब जो 3 एंटिटी थी, यूक्रेन, रशिया, यूरोप और US, ये तीनों तो त्रिकोण के 3 कोने बने हुए हैं। अब इसमें 2 और शामिल कर दीजिए आप, चाइना और इंडिया को, तो इससे ये 5 कोण वाली जो एंटिटी है, इसका एक अलग ही डायनामिक्स उभर कर आता है। अब अगर हम बात करें कि यूरोप, यूक्रेन और रशिया का किस तरीके से है, देखिए US बहुत डिस्टेंट है, और जितनी भी कंट्रीज़ जो हैं वो रशियन इन्फ्लुएंस में पहले थी और अब आउट ऑफ इट है, या अब दोबारा उसको प्रो रशियन है या एंटी रशियन है, जो भी हैं, वो ये जानती हैं कि रशिया में मॉस्को ज़्यादा पास है और US बहुत दूर है। US को जोग्राफिकल एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ आ जाता है स्ट्रैटेजिक इशू क्या है कि सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि भारत क्या करे। जैसा सर ने बहुत अच्छे से बताया कि एक स्ट्रैटेजिक साइलेंस और डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखे, जैसे क्रीमिया के टाइम से चली आ रही है, क्योंकि हमारे जो रिलेशन सारी एंटिटीज़ के साथ हैं, चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन और US, अपने अपने स्फीयर में हर जगह इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरा, अगर हम देखें कि प्राइमरीली जो इस पर्टिकुलर तनाव का इम्पैक्ट, वॉर तो नहीं होने वाली है, बट अगर होती भी है, मान लीजिए जैसे राजन कह रहे थे कि इमेजिन भी कर लो, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको पड़ेगा? यूरोपियन यूनियन और रशिया को। बट इंटरेस्टिंगली दोनों का 2020 और 21 का आंकड़ा जो है वो 220 बिलियन USD का है। इनकी डिपेंडेंस इनके ऊपर है और रशिया की डिपेंडेंस EU पे है। अब EU पे किस तरीके के, EU की डिपेंडेंस रशिया पे कैसे है? गैस के लिए और एनर्जी के लिए। और वहीं पे अगर रशिया गैस या एनर्जी थोड़ी देर के लिए बंद भी कर देता है, जो कि फ्रीजिंग विंटर है, फिलहाल उनको ज़रूरत भी है अगले 2-3-4 महीने तो बहुत ज़्यादा, तो अगर बंद भी कर देता है तो उसका नुकसान रशिया को भी भुगतना पड़ेगा। 220 से 225 मिलियन डॉलर जो है वो डेली का है, तो 2-3 महीने में तो आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। और उसके अलावा जैसे कि आप कहिए कि US के लिए कई बार कहा जाता है कि उसने अपने आप को इतने झगड़ों में शामिल कर रखा है कि कई बार इट इज़ बिटन मोर देन इट कैन च्यू। तो इसी तरीके से अफगानिस्तान को भी कई बार रशिया का वियतनाम कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो बिग पावर्स थी उनका फेलियर एविडेंट है वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन में। तो ये बात तो सही है कि रशिया जो है वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाह रहा है, रशिया अपनी मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है, बट वो क्यों कर रहा है? वही सिक्योरिटी, सर्वाइवल और सेल्फ हेल्प की बात आ जाती है। अब उसमें ये चाहिए कि भाई नाटो की तरफ से तुम्हें गारंटी मिले, तो वो गारंटी कितनी है? अब इन दोनों चीज़ों को भी देखा जाए तो इनका रीज़न क्या है, ये क्यों है? कहीं ना कहीं बाइडेन भी जो हैं वो अफगानिस्तान के फेलियर से डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी का ध्यान हटाना चाह रहे हैं कि भाई आप इतने अटरली मिजरेबली इतनी बिलियन डॉलर की वॉर को फेल करके आए, ना आप जीते ना आप हारे, और वापस तालिबान के हाथ छोड़कर आए। तो वहाँ का कहीं ना कहीं जो है, कहीं से कोल्ड वॉर का किसी तरीके से कोई एक रेटोरिक को रिवाइव करके ध्यान हटता है और बढ़ता है।
यही जो है वो पुतिन भी जो है इतनी खास पॉपुलैरिटी नहीं थी, हालांकि 2014 में जब इन्होंने क्रीमिया का एनेक्सेशन किया उसके बाद थोड़ी सी रेटिंग अप हुई है। तो यहाँ पे भी क्या है कि स्टोकिंग द फायर ऑफ नेशनलिज्म की कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का आप सहारा लेकर वो करते हैं। अब इन दोनों के चुंगल में फंस जाता है बेचारा यूक्रेन। यूक्रेन का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? काफी समय से आफ्टर शॉक थेरेपी जो कंट्री जो है वो इतनी स्टेबल नहीं हो पाई है इकोनॉमिकली भी। उसमें क्या है कि फिर से ईस्ट और वेस्ट की डिवाइड है कि कुछ प्रो रशियन है, हर 6 में से एक आदमी एथनिक रशियन है और 3 में से एक रशियन भाषा बोलता है। अब रशियन भाषा बोलता है तो उसको सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में इशू आते हैं। जो वहाँ के लोग हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं, पर जब वो इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हैं तो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अलग प्रिज्म से गाइड करते हैं। तो उनका जो हित है, उनका जो डिपेंडेंस है, उनकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, ये सब अभी बात इशू मुद्दा नहीं आ रहा है। हमें नहीं मालूम कि किस तरीके से अगर अटैक होता है तो किस तरीके से यूक्रेन, और हम जानते भी हैं, देखिए हर कंट्री जैसे जो भी वॉर में जाती है उनका कुछ भला किसी का भी नहीं होता। तो इशू ये है कि यूक्रेन की सेल्फ हेल्प या सर्वाइवल या स्टेबिलिटी का मुद्दा तो कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है और सारा का सारा जो है वो ध्यान जा रहा है। अब इंडिया और चाइना क्या है? चाइना कहीं ना कहीं बैकडोर से बिल्कुल जो है वो कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि आप ध्यान रखिए, देखिए कोल्ड वॉर भले ही खत्म हो गई है, वर्ल्ड ट्रायम्फ ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिज्म वगैरह हो गया है, कहीं ना कहीं रशिया जो है वो कम्युनिज्म की तरफ तो झुकाव था ही, है भी, जो इतिहास है वो इतनी जल्दी मरता नहीं है। और चाइना ने वर्ल्ड को कम्युनिज्म का एक तरीके से पोस्टर बॉय बना के रखा है कि आप कम्युनिस्ट होते हुए भी, प्रीडोमिनेंटली होते हुए भी सक्सेस कर सकते। तो कहीं ना कहीं एक दोनों की तरफ रुझान है, झुकाव है। उसके बाद दूसरा क्या है, इंडिया का क्या है? इंडिया की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा जो है यूएस पे भी है और रशिया पे भी है। रशिया पे सामरिक है, हालांकि कितना भी हम डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने डिफेंस सप्लाईज को, फिर भी हमारी रशिया पे काफ़ी है और हमारा इंक्लिनेशन भी रहा है, इसमें कोई ऐसे छुपाने की बात नहीं है। और यूएस से भी हमारा जो धीरे धीरे मोमेंटम और ग्राफ यूएस इंडिया रिलेशंस का बन रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोनों ताकतें भी नहीं चाहेंगी कि वो इंडिया को एंटेगनाइज करे और इंडिया भी ऐसा नहीं चाहेगा कि वो इस सिचुएशन में किसी का भी क्लियरली फेवर। तो वो स्ट्रैटेजिक साइलेंस, स्ट्रैटेजिक डिस्टेंसिंग और बड़ा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट कि भाई दूसरे उनके हितों की बात करें। और एम्बेसडर साहब तो डिप्लोमेसी में रहे हैं कि किस तरीके से इस तरीके के स्टेटमेंट्स डाले जाते हैं जो आपके एक न्यूट्रल स्टैंड को दिखाते हैं, बजाय कि प्योरली एक ब्लॉक की तरफ इंक्लाइन करना। बिकॉज गॉन आर दोज डेज, हम तो वैसे भी गुटनिरपेक्ष थे और रहेंगे भी और हैं भी, तो वो भी खत्म हो चुका है। बट हाँ, कोल्ड वॉर को अगर ये कहा जाए कि रिवाइव हो जाएगी तो अब मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज, तो वो रिवाइव तो नहीं हो सकती। हाँ, उसका दूसरा आयाम, दूसरा जामा पहनकर वो हमारे सामने जरूर आ सकती। तो आप तीनों स्टूडियो में आए, यूक्रेन क्राइसिस पर इस मुद्दे को बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आज आपके साथ डिस्कस किया और समझा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।